गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का अपना चैप्टर है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का लेक्चर फर्स्ट। तो चलो मैग्नेटिज्म को स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सन जो है उस सन से वोल्केनो के कारण बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन जो है वो इमिटेड होती है। ये हमने हार्मफुल रेडिएशन को रिप्रेजेंट किया है। ये हार्मफुल रेडिएशन अगर अर्थ पे आ जाए तो अर्थ का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये जो हार्मफुल रेडिएशन है, ये जो आप देख रहे हो हार्मफुल रेडिएशन, ये हार्मफुल रेडिएशन अर्थ सरफेस तक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म तक नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि अर्थ के सराउंडिंग ऐसा कुछ है, इस प्रकार से अपन इन्वायरमेंट कहें तो अर्थ के सराउंडिंग ऐसा कुछ है जो इन हार्मफुल रेडिएशन को रोकता है, हमें प्रिवेंट करता है इन हार्मफुल रेडिएशन से। और ये जो चीज है, मतलब ये जो एरिया बना रखा है हमने, इसी एरिया को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। कुल मिलाकर के अपन कहें तो अर्थ के चारों ओर ये जो मैग्नेटिज्म है, इस मैग्नेटिज्म के कारण ये जो हार्मफुल रेडिएशन है यह अर्थ सरफेस तक नहीं आ पाती। जैसे अपन रिप्रेजेंट करें, मान लो ये आपके पास में जो है ये सन है, इस सन से ये अर्थ है। यहाँ से जो रेडिएशन आ रही है, हार्मफुल रेडिएशन जो आ रही है, यह इस तरह से यहाँ से डाइवर्ट होकर के चली जाती है, अर्थ सरफेस तक नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है अर्थ सरफेस तक? तो अपन बात करें बेटा, यहाँ अर्थ के चारों ओर जो है ऐसा कुछ इन्वायरमेंट है या कुछ एरिया है, फील्ड है, जो इन्हें प्रिवेंट करता है, रोकता है। और ये जो प्रिवेंट करने वाला फील्ड है इसी को अपन मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिज्म हमारे जीवन का अमूल्य सत्य है। अगर अर्थ की मैग्नेटिज्म फील्ड ना होती तो सोलर फ्लेयर हमारी धरती को तहस नहस कर देती। अभी मैग्नेटिज्म क्यों आया, किस कारण आया, इसको अपन थोड़ा सा बताएं। तो बेटा, अर्थ इज ए गेंट मैग्नेट, its molten core generate a magnetic field that act as an invisible shield against harmful solar radiation। मतलब ये अर्थ के चारों ओर, ये वैसे कंपटीशन के हिसाब से नहीं, ये केवल अपन बेसिक बता रहे हैं कि रियल में एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये बताया। बात कर रहे हैं हम बेटा मैग्नेटिज्म की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो वर्ड है, यह वर्ड चार्ज से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है यह चार्ज से रिलेटेड है। चार्ज की अगर अपन बात करें तो चार्ज की दो कंडीशन हो सकती है। एक तो आपका ये जो चार्ज है यह रेस्ट कंडीशन में रहे, दूसरा ये जो चार्ज है यह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, मतलब ये चार्ज जो है आपका यह मूव करे। अगर यह चार्ज रेस्ट कंडीशन में रहता है तो हम इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था, कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था। ये सारी चीजें जो हैं वो रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी है। बात करें अगर यही चार्ज मोशन में आ जाता है, तो चार्ज मोशन में आ जाता है तो इसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट होती है। तो मैग्नेटिज्म हम आगे जो है मोशन चार्ज से रिलेटेड मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ईएमआई, ईएमआई का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। फिर आ जाता है अपना एसी करंट जो है वो किस तरह से फ्लो होता है। कुल मिलाकर के अपन कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। या सिंपल लैंग्वेज में आप कहो कि जो रेस्ट में चार्ज होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है केवल, और जो चार्ज मोशन में होता है वह मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही बेटा उसके कारण, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि रेस्ट चार्ज से क्या जनरेट होता है, मूविंग चार्ज से जो है वह क्या जनरेट होता है। देखो अब अपन चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट पे आए हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस करें, ये अपने पास में एक वायर है, इस वायर में इस डायरेक्शन में जो है इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है बेटा, इस प्रकार से।
करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज जो है इसमें आप ये कह सकते हो कि इस डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वह पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वह इस प्रकार से फ्लो करता है। यहाँ पे बेटा हमने एक चार्ज लिया, क्यू चार्ज। हमने यहाँ पे क्यू चार्ज जब रखा तो हमने देखा कि इस क्यू चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है। इस क्यू चार्ज की वेलोसिटी जो है वह जीरो है, मतलब ये जो क्यू चार्ज है यह कैसा है बेटा, यह है रेस्ट कंडीशन में। जब यह क्यू चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है। क्यों अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो चार्ज मूव कर रहे हैं, ये मूव करने वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल रेस्ट चार्ज के कारण होता है, मूविंग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता। एक करंट कैरिंग वायर हैज इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं बेटा, बट इज माइक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होते हैं बेटा, लेकिन यह एक चार्ज वायर नहीं है, यह रियल में न्यूट्रल वायर है। आप ये कह सकते हो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो वायर है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर इसमें चार्ज होता, यहाँ पर इस तरह से चार्ज कर दें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा फिर। तो रियल में यह न्यूट्रल है तो इसके कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाता है, जीरो। तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स जीरो लगता है, और एक्सपेरिमेंटली भी हमने यही देखा कि इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व ए चार्ज एट रेस्ट नियर ए करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस नो फोर्स। थ्योरेटिकली लॉजिक परफेक्टली मैचेज प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और थ्योरेटिकल कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल सही आ गए बेटा। अब हमने थोड़ा सा चेंज किया बेटा जी। क्या चेंज किया, हमने इस चार्ज को थोड़ा सा धक्का लगाया, इस चार्ज को थोड़ा सा धक्का लगाया तो ये चार्ज जो है आपका, यह चार्ज मूव करने लग गया। मान लो इस चार्ज को धक्का लगाने से भी वेलोसिटी आ गई। हमने इस डायरेक्शन में इस चार्ज के ऊपर जो है वो धक्का लगाया, तो इस डायरेक्शन में धक्का लगाया तो आगे यह चार्ज इस तरह से मूव करना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि ये चार्ज जो है वह इस प्रकार से मूव करता है, यहां से रोटेट हो जाता है, घूम जाता है। मतलब ये चार्ज इस डायरेक्शन में गया बेटा, रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इस डायरेक्शन में जो है इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुआ है, मूविंग चार्ज पे अप्लाई हो रहा है। पहले इसको रेस्ट पे रखा था तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, जैसे ही मूव करवाया तो यहाँ पे हमने देखा कि फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस एन इनविजिबल समथिंग दैट अप्लाई फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के ऊपर ही फोर्स अप्लाई करता है। फर्स्ट, दिस फील्ड इज आइडेंटिकल द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय परमानेंट मैग्नेट। ए मैग्नेटिक कंपास निडल डिफ्लेक्ट नियर द वायर प्रूविंग दिस इज ए मैग्नेटिक फील्ड। बेटा यहाँ पे मतलब कुछ कोई चीज ऐसी है जो यहाँ पर जनरेट हुई है, जिसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगा तो ये इस तरह से रोटेट हो गया। तो वो जो जनरेट हुई है वो हमने जब चेक किया तो हमें लगा कि वो कुछ ऐसा ही है जैसे मैग्नेट के पास में एरिया होता है। ऐसे आपने मैग्नेट ली, ये नॉर्थ और साउथ, इस मैग्नेट के पास में जो एरिया होता है, मतलब मैग्नेट के पास में चार्ज ले जाने से वो चार्ज जैसे रोटेट होता है, वैसा ही समथिंग कुछ यहाँ पे हो रहा था। इसके बाद में हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक कंपास नीडल लेकर के आए। जब हम कंपास नीडल लेकर के आए तो ये जो कंपास नीडल है, यह कंपास नीडल भी डिफ्लेक्टेड हो रही है बेटा। मान लो पहले ये नीडल ऐसे थी,
लेकिन जैसे ही आप इस निडल को इस प्रकार से यहाँ पास में लेते हो तो यह निडल इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मतलब मैग्नेट के पास तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि ये करंट कैरिंग वायर जो है इसके पास में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। बात समझ में आई प्यारे बेटा? हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड रियल में क्या है? द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेट के चारों ओर या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर स्पेस वेयर ए मूविंग चार्ज और अनोदर मैग्नेट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स। जहां पे कोई मूविंग चार्ज या फिर दूसरी मैग्नेट जो है उस पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। ये हो गई अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड को बेटा हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई यूनिट भी होगी। तो इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो टेस्ला होती है या फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है। तो दोनों यूनिट आप याद रखोगे। ऐसा यूनिट जो है इसकी टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या है बेटा? टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये तो ऐसा यूनिट है। बात करें सीजीएस यूनिट की तो इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है गाउस। और ये इन दोनों में रिलेशन होता है टेस्ला और गाउस में। 1 टेस्ला जो है वो 10⁴ गाउस होता है। इसको सिंपली आप इस तरह से याद रख सकते हो बेटा, अकेला टेस्ला, अकेला टकला जो होता है वो 10⁴ गाउस के इक्वल होता है। ये यूनिट जो है वो आप अच्छे से याद रखें। हाँ बेटा, तो अब जो ये वायर के कारण इस तरह से हमने वायर लिया था, इस वायर के कारण जो है आपने देखा कि यहाँ पे ये जो चार्ज था यह चार्ज इस प्रकार से डिफ्लेक्टेड हो गया। तो मतलब ये जो वायर है इस वायर के कारण यहाँ पर कोई ना कोई फील्ड आ रहा है जिसको अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड कहा है। तो यहाँ पर एक तो करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है इस बी को हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, फिर इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर जो है इस वायर के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ तो इस चार्ज पार्टिकल पे ये जो है ये आपके पास में है मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे बेटा कितना फोर्स अप्लाई होता है इस फोर्स की हम कैलकुलेशन करें। तो रियल में हम इस चैप्टर में आगे करने वाले क्या हैं? एक तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे बेटा कि ये बी की वैल्यू जो है वो कितनी है। इस बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इस चैप्टर में 2 लॉ डिस्कस करेंगे। एक तो है बेटा बायो सावर्ट लॉ और दूसरा होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। 2 लॉ हैं बेटा, एक तो बायो सावर्ट लॉ और दूसरा है एम्पियर सर्किटल लॉ। फिर ये बी हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा, मतलब इस फोर्स के हम कैलकुलेशन करेंगे। इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जो नेक्स्ट क्लास में आगे की जो क्लासें आएंगी उन क्लासों में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपके यूज में एक वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो यूज में आएगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये हमें पता होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार से होता है बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। 2 टाइप के प्रोडक्ट पढ़े थे बेटा हमने, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है। थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट आपको याद दिलाएं तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला जो था वो था
ए बी कोस थीटा, और ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। अब यहां पर ए क्रॉस बी करने से जो क्वांटिटी आएगी बेटा वह वेक्टर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी आ रही है सी, इस वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करते हैं। किससे फाइंड आउट करते हैं बेटा? डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड थंब रूल से? तो बेटा आप राइट हैंड जो है उस राइट हैंड की फिंगर को आपको फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर रोटेट करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर बी है, तो राइट हैंड की जो फिंगर है उस राइट हैंड की फिंगर को आप ए से बी की ओर रोटेट करोगे। तो मतलब राइट हैंड की फिंगर को आप इस तरह से रोटेट करोगे। इसमें डायग्राम पे न जाएं बेटा, डायग्राम जो है वो थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है, इसको इस प्रकार से बनाना होगा। डायग्राम इस प्रकार से होगा जैसे मैं मार्कर से बना रहा हूं बेटा, थोड़ा सा रिप्रेजेंट हो जाए तो अपन कह सकते हैं आपको यहां से इस प्रकार से रोटेट करवाना है। राइट हैंड की जो फिंगर्स है उन फिंगर्स को आप इस प्रकार से ए से भी रोटेट करवाओगे। जब ए से भी रोटेट करवाओगे तो ये जो थंब आएगा यह थंब इस सी की डायरेक्शन में आएगा बेटा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में आएगा। रोटेट इस प्रकार से करवाना है बेटा कि आपकी फिंगर्स जो हैं वो टूटे नहीं। फिंगर्स जो है वो टूटनी नहीं चाहिए, फिंगर एक्चुअल में जिस तरह से रोटेट हो रही है उसी तरह से रोटेट होनी चाहिए। अब बेटा ये इस तरह से रोटेट करोगे, जैसे ये अपन ने एक प्लेन लिया तो प्लेन में रोटेट कर रहे हैं तो ये थंब जो है वो तो बाहर की ओर आ रहा है, जैसे आप अभी वीडियो में देख रहे हो। जैसे मैं इस प्रकार से बना दूं बेटा, इस प्रकार से, ये ए है मेरे पास में, ये बी है। अगर ए से भी रोटेट करता हूं तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वह इस प्रकार से प्लेन के आउट निकल करके आएगी। मतलब आप जो देख रहे हो वीडियो में इस तरह से आपकी ओर निकल करके आएगी, इसमें अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपकी ओर निकल करके आएगी। तो प्लेन के आउट जो डायरेक्शन होती है उस आउट डायरेक्शन को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये डायरेक्शन अंदर की ओर जा रही होती, इनसाइड जा रही होती, तो इसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते। प्लेन के इनसाइड जो होती है, आपसे अवे जो होती है, उसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते। तो इस प्रकार से जो है बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन चेक करते हैं बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन करें। जैसे आपको ए की वैल्यू 2 गिवन है, बी की वैल्यू 3 गिवन है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, केवल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है बेटा, डायरेक्शन नहीं दी। तो यहाँ पे जैसे आपको ये गिवन है बेटा, ए इस प्रकार से इस डायरेक्शन में है, डायग्राम जो है वो आपको अलग दे दिया बेटा। इसकी एरो जो है वो बी की एरो इस प्रकार से होनी चाहिए थी, इस प्रकार से। ये थोड़ा सा डायग्राम जो है ये गलत दे रखा है, देखो इस डायग्राम को फॉरगेट करो। आपको इस तरह से गिवन है बेटा, ये तो है आपके पास में ए वेक्टर, और बी वेक्टर जो है वह इस प्रकार से है, इस डायरेक्शन में है बी वेक्टर। तो बेटा इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो आपको गिवन है 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्री। तो अब रियल में देखो, आप फॉर्मूले में जो एंगल यूज में लेते हो, इस ए क्रॉस बी के लिए जो फॉर्मूला लिखते हो आप, ए बी साइन थीटा,
इस फॉर्मूले में थीटा जो है वो साइन नहीं लेना है आपको। थीटा जो है वो 60 डिग्री नहीं लेना है, सॉरी, थीटा जो है वो 60 डिग्री नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि बेटा ये 60 डिग्री इस ए और बी के बीच में एंगल नहीं हुआ। ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो होगा बेटा 120 डिग्री, ए और बी के बीच में। इसी को आप इस प्रकार से बनाओगे, जैसे ये ए वेक्टर है तो ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये इस डायरेक्शन में बी जा रहा है तो ये बी वेक्टर हो गया। पहले आपको ये गिवन था बेटा इस प्रकार से, ये गिवन था 60 डिग्री। तो अब आपको ए और बी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। दोनों वेक्टर की टेल के मिड में एंगल होना चाहिए, यहां पर ये एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपने पास में? ये 60 है तो ये एंगल जो है आपके पास में 120 हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूले में जो है हम एंगल 120 यूज में लेंगे। ये कैलकुलेशन जो है, ये कैलकुलेशन भी बाई मिस्टेक है। यहाँ पर एंगल जो आएगा वह है 120 डिग्री आएगा। अब साइन 120 की वैल्यू तो बेटा आप लोग जानते हो क्या? साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? अगर नहीं जानते तो इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। साइन 120 की वैल्यू के लिए आप क्या लिखोगे? 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा आपका कोस 30। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 3√3। समझ में आई बेटा? तो इस प्रकार से जो है अपने पास में डाटा हो जाएगा। हाँ बेटा, जो सबसे पहला कोर कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का, जैसे हमने कहा कि हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस बायो-सावर्ट लॉ को यूज में लेंगे बेटा। बायो-सावर्ट लॉ जो है, इस बायो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। किस प्रकार से की जाती है बायो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू? तो यहाँ पे आपने यह एक करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया, इसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है बेटा, इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है। इस एलिमेंट के कारण, ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, ये रहा पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक तो आपने इस एलिमेंट पे यह, मतलब ये जो वायर है इस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए बेटा। ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पर एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब एलिमेंट लिया है तो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह भी एक एलिमेंट क्वांटिटी होगी, मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पी पॉइंट के ऊपर इस एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इतना होता है बेटा, क्या? μ0I dl क्रॉस r 4πr³। ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, रिमेंबर। रियल में ये फॉर्मूला कुछ थ्योरेटिकल हिसाब से देखेंगे तो इस प्रकार से आता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यह इस एलिमेंट से करंट फ्लो के प्रोपोर्शनल होता है। ये जितना करंट जा रहा है आपका, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका, यह इस एलिमेंट की जो लेंथ है dl, इसके भी प्रोपोर्शनल होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर एलिमेंट और पॉइंट के बीच में ये जो एंगल बन रहा है थीटा एंगल, इस थीटा एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा यहाँ पर, यह पी पॉइंट से इस एलिमेंट से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 4 पॉइंट आते हैं। इन चारों को अगर हम एक साथ नोट करें तो हम कहेंगे dp प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब जैसा आप जानते हो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा,
तो यहाँ पर बेटा एक कांस्टेंट आ जाता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया बेटा, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में इसी फॉर्मूले को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर जो है हमने आर वेक्टर ले लिया, नीचे भी आर वेक्टर, तो नीचे तो केवल मैग्नीट्यूड है, तो आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ये आई है, ये डी एल क्रॉस आर, इसको ओपन करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले पे हम काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से आप लोग याद रखें। बेटा इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यू आई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मतलब ये जो म्यू नॉट है, ये जो देख रहे हो आप म्यू नॉट, ये जो म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट को बोलते हैं बेटा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ये इस म्यू नॉट की वैल्यू होती है। आर जो होता है यह पोजीशन वेक्टर होता है, एलिमेंट से लेकर के जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी पोजीशन को डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पर बताएं, ये रहा एलिमेंट से लेकर के इस पॉइंट पर, एरो की डायरेक्शन जो है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है उसकी तरफ एरो की डायरेक्शन रखते हैं बेटा। तो यहाँ पर एरो की डायरेक्शन इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। dl जो है इसमें, ये जो dl है यह एलिमेंट जो लिया था, करंट कैरिंग वायर पे जो छोटा सा एलिमेंट लिया था उस एलिमेंट की लेंथ है ना। तो dl जो है वो एलिमेंट की लेंथ है। नीट और जेई के लिए y इज इट आर क्यूब इन द डिनोमिनेटर। आर क्यूब क्यों लिया है हमने, इस फॉर्मूले को देखो, आप चाहो तो इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, केवल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर केव अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आर केव जो है, ये आर केव क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। आर केव जो होता है वह यूनिट वेक्टर होता है बेटा। इस आर केव को, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर को इस प्रकार से लिखा जाता है आर वेक्टर अपॉन आर की वैल्यू। तो अगर इस आर केव को अपन इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास में फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये बताया हुआ है। हाँ, तो देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। अर्थ के कारण जो है वह अर्थ की कोर में मैग्नेटिज्म बनता है। अर्थ कोर जो है वो सोलर से हमें प्रोटेक्ट करती है। मैग्नेटिज्म को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट टेस्ला होती है, गोस वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर हमने ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा कि अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो फोर्स नहीं लगेगा, और वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा वायर चार्ज के ऊपर, उस फोर्स के कारण ये जो चार्ज है यह डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। फिर बायो सावर्ट लॉ जो है वो बायो सावर्ट लॉ हमने ये डिस्कस किया। इस लॉ में जो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं वो कैसे करते हैं बेटा, राइट हैंड थंब रूल से। इस रूल से जो, हाँ तो बेटा हमने जो मैग्नेटिज्म डिस्कस किया था उसी की आज प्रैक्टिस ही डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिज्म की हम
प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अर्थ एक गेंट मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। इसके मोल्टन कोर की वजह से बनी मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम मैग्नेटोस्फीयर, हमें सन की हार्मफुल सोलर फ्लेयर और मूविंग चार्ज पार्टिकल से शील्ड करती है। हमने देखा था बेटा कि अर्थ की कोर में जो है वह मैग्नेट है। अर्थ की कोर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसीलिए ये जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आती है, इस प्रकार से हार्मफुल रेडिएशन जो आती है, इन हार्मफुल रेडिएशन से हमें ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, यह मैग्नेटिक फील्ड हमें सेव करती है। यहाँ पर ये अर्थ की जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, शील्डिंग आ जाती है। लाइफ ऑन अर्थ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल सोलर फ्लेयर primarily बाय द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड। The Earth's magnetic field is generated due to the hot molten metallic core present inside। इसकी मेटेलिक कोर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आता है, वही तो हमें बचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एक करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। करंट कैरिंग वायर में जो है कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होती, यह न्यूट्रल होता है। अगर चार्ज रेस्ट पर है वायर के पास, तो उस पर कोई इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। एक पॉइंट चार्ज स्मॉल q is placed at rest near a straight long current carrying wire, the force experienced by the charge will be। एक लॉन्ग वायर है, यहाँ पर ये चार्ज जो है यह रेस्ट में है, इस वायर में करंट जा रहा है, तो करंट कैरिंग वायर है तो इसमें चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं होता तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 0। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ये। नेक्स्ट देखो, कॉन्सेप्ट है मूविंग चार्ज को करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट करता है। ओरेस्टेड ने बताया कि वायर अपने आसपास एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो सिर्फ मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाता है। ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर जो है, इस वायर के पास में ऐसी कोई थिंग्स होती है, कुछ जनरेट होता है जो इस मूविंग चार्ज के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करता है इस प्रकार से। ए स्टेशनरी चार्ज नियर ए करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस नो फोर्स। अगर ये स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो इसके ऊपर फोर्स नहीं होता, मतलब इसके ऊपर फोर्स 0 होगा। बट इफ चार्ज इज गिवन ए वेलोसिटी इट्स गेट डिफ्लेक्टेड। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अगर यह मूव करने लग जाता है तो डिफ्लेक्ट हो जाता है, सही बात। ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड विच एक्सर्ट ए फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो इसमें यह भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है और सीजीएस यूनिट गाउस होती है। सीजीएस यूनिट गाउस होती है। टेस्ला और गाउस में ये रिलेशन होता है। मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट तो ये रहेगी, सीजीएस यूनिट देखो ये तो हो गई एसआई यूनिट, ये हो गई इसकी सीजीएस यूनिट, ये हो गया इसका कन्वर्जन, और कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इस प्रकार से यह मैच हो जाएगा।
नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। अपनी फिंगर ए की तरफ रखकर बी की तरफ कर्ल करते हैं, घुमाते हैं। तो ए क्रॉस बी, मतलब अपने पास में अगर सी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो ए से बी फिंगर को रोटेट करेंगे। हाँ, अब देखो वेक्टर ए इनटू पेज, पेज के इनटू है जिसको हम क्रॉस से दिखाएंगे, और वेक्टर बी जो है वह अपवर्ड है, ऊपर की ओर है। बेटा अपना राइट हैंड करो, राइट हैंड की फिंगर को जो है वह इनसाइड की ओर करो, अंदर है ना ए, तो अंदर की ओर करो फिंगर को। फिर अंदर से फिंगर को ऊपर की ओर बी की तरफ घुमाओ बेटा, ऊपर की ओर फिंगर को घुमाओगे तो आपके पास में जो थंब आएगा वह इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब फोर्स जो है वह इस डायरेक्शन में चले लगेगा, राइट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन निकालना भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, टू वेक्टर ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, ए और बी का मैग्नीट्यूड, दे आर प्लेस्ड सच दैट द हेड ऑफ ए इट टच द टेल ऑफ बी। ये है ए वेक्टर का हेड बी के टेल को टच करता है, एंड एंगल बिटवीन देम इन दस अरेंजमेंट इज 120 डिग्री। इन दोनों के बीच में ऐसे एंगल जो है वो है बेटा 120 डिग्री। ये ए है, ये बी है, तो इसको आप ऐसे बनाओगे, ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, जो पहले इस डायरेक्शन में था आपका। तो ये एंगल जो था ये था आपके पास में 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा बेटा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये फॉर्मूले में जो है वो आपको 60 डिग्री पुट करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या था आपके पास में, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला था वो था ए बी साइन थीटा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो आंसर आ गया आपके पास में 3√3। ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द बायो-सावर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड डीबी प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल करंट के। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, वेक्टर फॉर्म जो होती है वो ये वाली होती है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लो कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है। ये बैठ रहा है आपके पास में आर वेक्टर, है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो, डीबी की डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर के अलोंग होती है। आर उस पॉइंट तक का वेक्टर है जहां फील्ड निकालनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट एलिमेंट। बेटा ऐसे अपन ने लिया था ना, ये करंट जा रहा है, ये आपने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, ये आपका पी पॉइंट है, ये थीटा एंगल है। तो आर जो है वो एलिमेंट से लेकर के पी पॉइंट तक की डिस्टेंस है। ए स्ट्रेट वर्टिकल वायर carries a steady current I in the upward direction. What will be direction of small magnetic field dB produced at point P located directly to the right of the wire? ये स्ट्रेट वायर है बेटा, ये कह रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसके राइट साइड में यहाँ पर डीबी की डायरेक्शन क्या होगी। तो राइट हैंड रूल से ही फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। थंब की डायरेक्शन में आप करंट को रखोगे तो यहाँ पर जो फिंगर है वो फिंगर जा रही है इनवर्ड। इनवर्ड इनवर्ड मतलब इस प्रकार से आपकी फिंगर जा रही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो,
फॉर्मूले में अपने पास में जो म्यू नॉट आया था बेटा, इस म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है जो हमें याद होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये आ जाएगा आपके पास में करेक्ट ऑप्शन। हाँ, तो बेटा देखो इसमें हमने क्या क्या देखा। एक तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यह कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होती है? टेस्ला, वेबर मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट गाउस होती है। ये दोनों में रिलेशन होता है। एक अपने ये यूज में जो आएगा कॉन्सेप्ट वह है ए क्रॉस बी वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा जो है वह टेल टू टेल होना चाहिए। जैसे एक वेक्टर आपके पास में ये है तो दूसरा वेक्टर ऐसे होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए आपके पास में थीटा। और डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज में लेते हैं। बायो सावर्ट लॉ जो है आपके पास में इस प्रकार से बायो सावर्ट लॉ को स्केलर में लिखते हैं और वेक्टर में लिखने के लिए नीचे आर क्यूब लगा देते हैं। यहाँ पर म्यू नोट की वैल्यू जो है वो अभी बताइए आपको। म्यू नोट की वैल्यू क्या? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये क्या होती है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। देखो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो क्या था, चार्ज जो था वह रेस्ट में था। रेस्ट में था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। अब मैग्नेटिज्म में क्या आता है? चार्ज मूव करने लग जाता है। चार्ज जब मूव करता है मतलब चार्ज का फ्लो होता है, और चार्ज का फ्लो होगा तो क्या होगा? करंट जनरेट होगा। फोर्स की बात करें तो जब चार्ज रेस्ट में होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है रेस्ट चार्ज पर, तो चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वह ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू ई फोर्स लग जाएगा। लेकिन अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक में फोर्स नहीं लगता है। जैसे किसी वायर के पास में रखा हुआ है, इस वायर के पास में रखा हुआ है, अगर ये रेस्ट में है इस पे फोर्स नहीं लगेगा। दो चार्ज के बीच में फोर्स के लिए अपन कूलॉम लॉ फाइंड आउट करते हैं। ई के लिए मतलब फोर्स फाइंड आउट करते हैं, फिर फोर्स से ही अपन क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? ई फाइंड आउट करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कूलॉम्स लॉ यूज में लेते हैं, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है वो बायो सावर्ट लॉ यूज में लिया जाता है, जिसमें भी 1/r² आता है, dl भी आता है। क्या क्या मिस्टेक होने के चांस रहते हैं? एक तो एंगल वाला कॉन्सेप्ट मिस्टेक होने के चांस रहता है बेटा। दो वेक्टर हैं आपके पास में ए और बी, तो एंगल हमेशा ए और बी की टेल के बीच में इस तरह से एंगल लिया जाता है। आपको इस तरह से दे दिया जाएगा जैसे ये ए वेक्टर है और आपका बी वेक्टर जो है वह इस प्रकार से गिवन है। ये लो बी वेक्टर, ये एंगल दे देगा आपको 120 डिग्री। तो याद रखिए टेल के बीच में लेना है। दूसरा बायो सावर्ट लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है और स्केलर फॉर्म है, इन दोनों को अच्छे से देखें। स्केलर में क्या डिफरेंस है, वेक्टर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है चार्ज वायर इल्यूजन। एज्यूम ए वायर कैरिंग करंट आई हैज ए नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। वॉट यू शुड डू रिमेंबर, I flow in a conductor but the net charge remains zero. A wire does not exert electrostatic force on nearby resting charge. इसमें नेट चार्ज जो है, कोई भी कंडक्टर होता है उसमें नेट चार्ज जो है वो कितना होता है? 0। हालांकि चार्ज फ्लो होता रहता है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होने के कारण पूरा वायर जो है वो न्यूट्रल होता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा बेटा? इस चैप्टर में अपन ने मेन दो हिस्से देखे। एक तो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के लिए बायो सावर्ट लॉ या एम्पियर लॉ यूज में ले सकते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मूव कर रहा है उस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स अप्लाई होगा। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने फिजिक्स बदल डाली। उसने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग नहीं है।
करंट वायर बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बन सकती है। अर्थ एज ए मैग्नेट, अर्थ मैग्नेटिक शील्ड from its hot molten core. It is only region moving charge. Solar flare don't destroy life. Magnetism is fuel for survival. तो ये अपना चैप्टर था। ओके।